देखो मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ के इतिहास में शुरुआती जानकारी है उसके बारे में चर्चा कर ली अपन ने। अब चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। ठीक है, आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप, तीन राजा हैं, वो आपके नाम देकर उसमें दे रखा है सिलेबस में। ठीक है, पूरा राजवंश आपके नहीं है कि कंटिन्यू पूरा राजवंश आपके है, तीन ही राजा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। महाराणा कुंभा से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं सुपरवाइजर में, महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछते हैं, सांगा से भी युद्धों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखो राजा का नाम लिखो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक राजा रहता है। ठीक है, 1433 से 1468 तक ये राजा रहता है। आ जाएगी और महाराणा कुंभा है, इससे देखो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी उपाधियां, महाराणा कुंभा की अलग अलग उपाधियां थी, इसको अलग अलग नामों से जानते थे। इसके अलावा देखो महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल के अंदर कौन कौन से युद्ध किए, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा है, ये खुद भी विद्वान था और इसके दरबार में भी खूब सारे विद्वान थे, तो इसके दरबारी विद्वान है, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखो महाराणा कुंभा है, कुंभा के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इसका जन्म कब होता है, ये कब से कब तक राजा रहता है, इसके बारे में देखो। महाराणा कुंभा है, इनके पिता का नाम था मोकल, पिता का नाम क्या था, मोकल। इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती, माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती। 1403 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है महाराणा कुंभा का, 1403 में चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, तो लिखो महाराणा कुंभा के पिता का नाम, माता पिता के नाम लिख लो। इनके पिता का नाम था मोकल, माता का नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती परमार। क्या हुआ, महाराणा सांगा 1527 में खानवा का युद्ध करता है, इसका कार्यकाल 1433 से 68 तक है। ठीक है, इनका जन्म होता है 1403 ईस्वी के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इनका जन्म होता है। चित्तौड़गढ़ किले में इनका जन्म होता है। हर फील्ड का इसको नॉलेज था महाराणा कुंभा को। ठीक है, संगीत भी अच्छा जानता था, निर्माण कार्य भी खूब सारे निर्माण कार्य करवाता है। कवि श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, कवि श्यामल दास की पुस्तक कौन सी है, वीर विनोद। उस वीर विनोद पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि मेवाड़ के अंदर टोटल 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे मेवाड़ के अंदर, और इसने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया, इस वजह से इसको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो निर्माण वगैरह करवाते हैं उस कला को बोलते हैं स्थापत्य कला, उस कला को क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का जनक किसको बोलते हैं राजस्थान में, महाराणा कुंभा को। ठीक है, तो लिख लो इसमें। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। चौरासी में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया।
जब इतने किले ये बनवाता है, इसी वजह से इस महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। लिखो, महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि देखो, इसने 84 में से कितने किले बनवाए थे? 32 किले बनवाए थे। अकेले राजा ने 32 किले बनवा दिए थे। संगीत का अच्छा ज्ञान था इसको, वीणा बजाता था ये। राजस्थान का वह राजा जो वीणा वादक था, वीणा इसको अच्छी बजानी आती थी। महाराणा कुंभा वीणा बजाता था। ठीक है, पूरे भारत में यदि आपको पूछे कि भारत में वीणा बजाने वाला राजा कौन था, तो भारत में राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और राजस्थान में पूछे वीणा वादक राजा कौन है? महाराणा कुंभा। ठीक है, तो लिखो, महाराणा कुंभा वीणा बजाते थे। महाराणा कुंभा ठीक है, इसी जगह पर शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लो, भारत में समुद्रगुप्त राजा वीणा बजाते थे। भारत में समुद्रगुप्त राजा वीणा बजाते थे। भारत में समुद्रगुप्त राजा वीणा बजाते थे। ठीक है, ये खुद भी वीणा बजाता था, इसकी बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। ठीक है, जिसको वागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं, वो भी अच्छी वीणा वादक थी। उसको उपाधि वागेश्वरी की इसी कारण दी थी, अच्छे स्वर के अंदर वो गीत गाती थी, गाने गाती थी, इस वजह से उसको बोलते हैं वागेश्वरी। ठीक है, रमाबाई उसका नाम था। तो यह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? माता का नाम? कुंभा का जन्म कब हुआ? कुंभा का जन्म कहां पर हुआ? राजस्थान में सबसे ज्यादा किलों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से कितने किले बनवाए थे? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? वीर विनोद। पुस्तक किसने लिखी थी? कवि श्यामल दास ने। ठीक है, और सर्वाधिक किले बनवाने के कारण राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। राजस्थान के वह राजा, मेवाड़ के वह राजा जो वीणा बजाना जानते थे, महाराणा कुंभा। ठीक है, इसके बाद में देखो, महाराणा कुंभा है, इसके पहले कौन कौन राजा बनते हैं, क्या क्या घटना होती है? महाराणा कुंभा सबसे पहले युद्ध शुरू करते हैं, तो वो किस कारण करते हैं? देखो, कुंभा से पहले देखो यहां पर गुहिल, मोटे मोटे राजा लिखूंगा मैं, गुहिल या गुहादित्य। इसके बाद में बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल के बाद में है अल्लट। ठीक है, अल्लट के बाद में है राणा लाखा। एक से रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में है राणा लाखा, और लाखा के बाद में है मोकल, और मोकल के बाद में राजा बने थे कुंभा। ठीक है, तो इस प्रकार से राजाओं का क्रम था। गुहिल के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले कि इस वंश की स्थापना किसने की थी? अरे, गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने। गुफा में पला बढ़ा, इस वजह से उसका नाम क्या हुआ? गुहादित्य। केव नाम की एक गुफा थी, उसमें उसका पालन पोषण किया गया था। उसके बाद में अगला राजा बना था बप्पा रावल। अगला राजा कौन बना था? इसने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को, फिर इसने भी राजधानी नागदा को ही रखी। ठीक है, बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था। अरे, किसकी गायें चराता था? ये पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने पूरे नहीं पढ़ाए आपको। जो पहले स्टूडेंट थे पशु परिचर के अंदर, उनको पूरे पढ़ा रखे हैं, पूरे पढ़ा दिए थे ना तुम्हें, सबका विवरण बता दिया था, कंप्लीट कहानियां बता दी थी इनकी। ठीक है, बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि की गायें चराते थे।
एकलिंग जी जो भगवान शिव है उनके आशीर्वाद से मानमोरी को हराते हैं, चित्तौड़गढ़ किला जीतते हैं 734 के अंदर। किला कब जीतते हैं? अरे चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार सबसे पहले मेवाड़ के किस राजा ने किया था? कब किया था? 734 ईस्वी में। ठीक है। बप्पा रावल है, इसका वास्तविक नाम था कालभोज। वास्तविक नाम क्या था इसका? कालभोज। फिर इस बप्पा रावल के बाद में अगला राजा बना था अल्लट। अगला राजा कौन बना था? अल्लट। अल्लट है, इसका वास्तविक नाम था आलू रावल। इसका वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। इसने मेवाड़ में एक दो मुख्य कार्य किए थे। अल्लट ने सबसे पहले तो अपनी राजधानी बनाई थी आहड़ को। राजधानी किसको बनाई थी? आहड़ को। अल्लट ने विदेशी विवाह किया था, सबसे पहले इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, विदेशी बहू लेकर आया था ये अल्लट। ठीक है। पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह करके आता है। इसके अलावा देखो जो वर्तमान में नौकरी की व्यवस्था है, एलडीसी का पद है, पटवारी का पद है, ठीक है, जितने भी पद है, नौकरी की व्यवस्था, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने। इसी आलू रावल ने सबसे पहले नौकरी की व्यवस्था की थी। पहले कोई भी राजा महाराजा नौकरी पर किसी को नहीं रखता था, ऐसे ही किसी को रख लेता था, उसके बदले में उसको खाने पीने का जुगाड़ दे देता था और बाकी कुछ नहीं देता था। लेकिन ये जब राजा बना, ये क्या करता है? फिक्स करता है कि एलडीसी है, एलडीसी बाबू की इतनी सैलरी रहेगी, इतनी तनख्वाह इसको मिलेगी। ये पूरी नौकरशाही है, इसकी शुरुआत यही करता अल्लट। विदेशी विवाह करता है, राजधानी आहड़ को बनाता है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर राजा बने थे रतन सिंह। राजा का नाम क्या था? अरे राजा का नाम क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह, रावल रतन सिंह है, ये 2-3 साल ही राजा रहते हैं। उसके बाद में 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। इसकी कहानी है वो पूरे इतिहास में आती है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इसकी कहानी की। फिर देखो यहां पर रतन सिंह के बाद में, मुख्य रूप से रतन सिंह के बाद में राजा आता है जिसका नाम था हमीर। इसका नाम क्या था? हमीर। इसी हमीर ने तो दोबारा अपने राजपाट की शुरुआत की थी। सिसोदा गांव से आकर इसने 1326 में दोबारा राजपाट की शुरुआत की थी। और हमीर के बाद में अगले राजा बने थे राणा लाखा। अगले राजा कौन बने थे? राणा लाखा, जिसको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसकी 2-4 घटनाएं। लाखा, एक तो देखो इसने, इसके समय जावर के अंदर चांदी की खान निकली। मेवाड़ में चांदी की खान है, जावर में, जावर उदयपुर के अंदर। वो चांदी की खान किस राजा के समय निकली थी? राणा लाखा के समय। इसी के समय एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण किस राजा के समय हुआ था? राणा लाखा के समय। ठीक है। इसके अलावा इसी ने एक चबूतरा बनवाया था, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। ठीक है। इसकी कहानी है वो पूरे इतिहास में आती है, तुम्हारी जरूरत नहीं है इसकी। इसके अलावा देखो यहां पर इसने नकली बूंदी को तहस नहस किया था। नकली बूंदी जीता। ये इसकी 3-4 घटनाएं हैं। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि मेवाड़ में चांदी की खान है, जावर में जो चांदी की खान है वो किस राजा के समय निकली थी? उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किस राजा के समय हुआ? ठीक है। एक चिड़ी मार बंजारा था, उस बंजारे ने यहां पर अपनी बैल की स्मृति में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का। ठीक है। इसी झील के ऊपर करतब दिखाने के लिए एक नट आता है कि मेरी नटनी है इस झील की एक पाल से दूसरी पाल पर रस्सी के माध्यम से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो वहां पर पूरा साम्राज्य आ जाता है, जनता वहां आ जाती है, और वो जो नटनी थी वो वहां पर करतब दिखाती है, इससे इस पाल से इस पाल की ओर आती है। वहां पर पहले शर्त रखी गई थी, लाखा ने कहा था उस नट को कि जब भी यदि तेरी नटनी है इसे एक पाल से दूसरी पाल पर चली जाएगी तो मैं उसको आधा मेवाड़ दे दूंगा। ऐसे घोषणा कर रखी थी पहले ही लाखा ने। तो वहां पर क्या होता है, वो नटनी है आधी से ज्यादा रस्सी क्रॉस कर जाती है। उसके बाद में लाखा सोचते हैं कि ये तो गया साम्राज्य, आधा साम्राज्य गया। तो मंत्रियों को बोलते हैं कि इसको रोको कैसे भी। तो इसे लाखा के मंत्री क्या करते हैं, उस नटनी को रोकने का प्रयास करते हैं। उस नटनी का बच्चा पास में खेल रहा था, उस बच्चे के एक मारते हैं चपाट। जैसे ही चपाट मारते हैं बच्चा रोने लग जाता है, और किसी माँ का बेटा रोए, बेटी रोए, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे वाला रो रहा है। एक तो दूध उपड़ने का पता चल जाता है कि हाँ दूध उपड़ गया, और एक बच्चे रोने की आवाज सुनकर माँ समझ जाती है किसका रो रहा है। ठीक है। तो वहां पर उस नटनी को लगता है कि मेरा बच्चा रो रहा है। जैसे ही उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, वो नटनी है इस पिछोला झील में गिर जाती है, और गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है।
कालांतर में नट जाता है राजा के पास में कि राजा, तुम्हारे साम्राज्य को बताने के चक्कर में मेरा तो घर परिवार उजाड़ दिया तूने, अरे मेरी तो नटनी यहां पर समाप्त हो गई, अब मैं कहां जाऊं। तो वहां पर राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, जब भी तुझे याद आए यहां पर एक चबूतरा बना दूंगा, उस चबूतरे पे आके बैठ जाना। फिर राणा लाखा ने वहां पर उस नटनी का एक चबूतरा बनवाया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे पर है? नटनी के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा ने। ठीक है, इसके बाद में देखो राणा लाखा की शादी होती है बूंदी के अंदर। बूंदी की राजकुमारी हाड़ी राजकुमारी के साथ में शादी होती है, और शादी होने के बाद में राजकुमारी थी वो राणा लाखा के साथ में आ जाती है। राणा लाखा की रानी थी, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रहते हैं। जब राणा लाखा रानी के पास में जाते हैं, रानी के पास में जाकर बोलते हैं कि हमारा चित्तौड़ कैसा लगा आपको? रानी बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा चित्तौड़। उसके बाद में दोबारा राणा लाखा पूछते हैं कि तूने चित्तौड़ घुमा या नहीं घुमा, इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर पूरे में तुमने भ्रमण किया या नहीं किया? रानी बोलती है कि मैंने तो पूरा घूम लिया। तूने पद्मिनी के महल, विजय स्तंभ वगैरह है वो देखे या नहीं देखे? विजय स्तंभ तो बाद में बना था, लेकिन पद्मिनी के महल वगैरह वो पहले से बने हुए थे। जोहर कुंड वगैरह देखे या नहीं देखे? वहां पर पूछते हैं लाखा। तो रानी बोलती है कि मैंने देख लिया सब कुछ। लाखा बोलते हैं कि कैसा लगा हमारा चित्तौड़? तो उस रानी ने कहा कि अच्छा है तुम्हारा चित्तौड़, हमारे बूंदी जितना सुंदर नहीं है। वो रानी ऐसे बोल देती है। जैसे ही वो बोलती है, राणा लाखा बोलते हैं कि एक चीज बता, बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है? बूंदी का तारागढ़ किला अच्छा है या चित्तौड़गढ़ का किला अच्छा है? उस समय उस रानी ने जवाब दिया कि हमारा बूंदी अच्छा है। वो बोलते हैं ना, पियर की तो चिड़कली चौकी लागे। हाँ, तो वहां पर वो बोलती है कि हमारा जो बूंदी है, बूंदी का तारागढ़ का किला है, वो सुंदर है तुम्हारे चित्तौड़ से। जैसे ही वो बोलती है, वहां पर राणा लाखा खाना खा रहे थे, खाने को साइड में कर देते हैं और शपथ लेते हैं कि अब तो मैं खाना तभी खाऊंगा जब बूंदी जीत लूंगा। अब एक दिन पहले विवाह करके आते हैं बूंदी में, अरे एक दिन पहले तो तोरण मार के आते हैं, और अगले ही दिन वहां पर शपथ खा लेते हैं कि अब तो बूंदी जीतूंगा मैं पहले, उसके बाद में खाना अंजल ग्रहण करूंगा। सब मंत्रियों को, सेनापतियों को बोलता है कि सेना तैयार करो, बूंदी चलेंगे, आक्रमण करेंगे बूंदी पर। अब वहां पर सेनापति है, उसके मंत्री है, वो सोचते हैं कि एक दिन पहले तो शादी करके आए वहां पर डाकी, और अब युद्ध करने जाएगा वहां पर। वो सभी सेनापति मंत्री उस रानी के पास में जाते हैं, रानी के पास में जाकर बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्या कह दिया इस डाकी को, ये सेना तैयार करवा रहा है, युद्ध करेगा अब जाकर। उस रानी ने कहा कि मेरे से तो गलती हो गई, ऐसे बोल दिया मैंने तो। वो बोलते हैं कि एक बार इनको समझाने का प्रयास करो। रानी जाती है, रानी जाकर बोलती है लाखा से कि गलती हो गई मेरे से, तो मैंने तो मजाक किया था, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या तुम्हारे साथ में? इस प्रकार से उनको बोलती है। जो सेनापति थे, जो मंत्री थे, वो बोलते हैं कि राजा, आप कल ही तो विवाह करके आए हो और आज युद्ध करने जाओगे, ठीक थोड़ी लगेगा। उसके बाद में वो सेनापति वगैरह उसको मनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं सेनापति कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए हम एक नकली बूंदी बना देंगे, एक किला बना देंगे अलग से छोटा सा, उसको तुम उससे जीत लेना, उसको गिरा देना, उसको जीत लेना और तुम्हारी शपथ पूरी कर लेना। लाखा बोलता है कोई बात नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी करो जो करना है, नकली बूंदी बनाओ, कुछ भी बनाओ। उसके बाद में उसके सेनापति क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले से थोड़ा सा दूर बूंदी की सीमा की तरफ नकली बूंदी का किला बनवाते हैं, और नकली बूंदी का किला बनवाकर युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, उस नकली बूंदी के किले को वहां पर तहस नहस करने के लिए, उसको गिराने के लिए जब जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उस रानी के साथ में उसका छोटा भाई आया हुआ था। जाते हैं ना विवाह के बाद में, रानी के साथ में या लड़की के साथ में कोई छोटा भाई वगैरह जाता है साथ में, तो उस रानी के साथ में उसका छोटा भाई आया हुआ था, जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा ये यहां पर आया हुआ था। इस कुंभाहाड़ा को पता चलता है कि इस प्रकार से कोई नकली बूंदी बनाई जा रही है, उस नकली बूंदी को गिराया जाएगा और युद्ध जीतकर फिर कोई राजा अपनी शपथ पूरी करेगा। कुंभाहाड़ा पहले ही उस नकली बूंदी के किले में चला जाता है, उसमें जाकर तैयार रहता है। इधर से युद्ध होने के लिए घोषणा की जाती है, शंख वगैरह बजाए जाते हैं, सेना जाती है वहां पर उस नकली बूंदी को गिराने के लिए। और जब सेना जाती है और लाखा वहां पर उस नकली बूंदी को गिराने का प्रयास करता है, पहला ही जब तीर चलाता है तो सामने से उससे पहले तीर आता है कुंभाहाड़ा का, और कुंभाहाड़ा जब तीर चलाता है तो वहां पर लाखा बोलता है कि देखो कौन है। चेक किया जाता है वहां पर कौन है, उसको पता चलता है कि ये तो साड़ा ही है। हाँ, और उस कुंभाहाड़ा ने कहा कि जो बूंदी का किला चाहे नकली हो चाहे असली हो, बिना युद्ध के नहीं दिया जाएगा। बोलते हैं ना, नकली गढ़ दियो नहीं बिना घोर गमसान, सर कट्या किम फिरे असली गढ़ पर आन, कि बिना सर कटे तो असली गढ़ पर भी आंच नहीं आती है।
जब वे नकली गिलाई नहीं दिया। और फिर ये कहा जाता है कि लाखा वहां पर उस कुंभाहाड़ा से युद्ध करते हैं, उस कुंभाहाड़ा को मारते हैं, नकली बूंदी का किला गिराते हैं और फिर गिराकर अपनी शपथ पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये थे लाखा। और लाखा के बाद में देखो, जब लाखा वहां पर अपने दरबार के अंदर थे, मेवाड़ के दरबार लगा हुआ था, उसका बेटा था लाखा का, जिसका नाम था मोकल। लाखा के बेटे का नाम क्या था? अरे लाखा के बेटे का नाम क्या था? एक का नाम था मोकल और एक का नाम था रावचूड़ा, राणाचूड़ा। एक का नाम क्या था? राणाचूड़ा। इस लाखा के दो बेटे थे, एक का नाम था राणाचूड़ा और एक का नाम था मोकल। ये पहले वाली रानी का बेटा था चूड़ा, और ये बाद में जो रानी थी उसका बेटा था मोकल। ये कहा जाता है कि मारवाड़ के राजा थे रावचूड़ा। मारवाड़ के राजा कौन थे? रावचूड़ा। देखो, मेवाड़ में राजा के नाम से पहले राणा लगता था और मारवाड़ में राजा के नाम से पहले लगता था राव। जैसे राव चंद्रसेन है, राव मालदेव है, रावचूड़ा है, तो सारे वो मारवाड़ के थे। तो मारवाड़ का राजा था जिसका नाम था चूड़ा, रावचूड़ा। इसकी बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई। बेटी का नाम क्या था? हंसाबाई। रावचूड़ा अपनी बेटी की शादी करने के लिए नारियल देकर भेजते हैं पंडितों को कि जाओ तुम शादी फिक्स करके आओ राणाचूड़ा के साथ में। और जब वो पंडित इस मेवाड़ के अंदर आते हैं तो राज दरबार लगा हुआ था, राजा के सिंहासन पर बैठा था राणा लाखा। जैसे ही वो पंडित नारियल लेकर आते हैं, उसे राज दरबार में प्रवेश करते हैं। राणा लाखा पूछता है पंडितों से कि आज कैसा आना हुआ तुम्हारा? तो वो पंडित ऐसा तो बोलते नहीं है कि हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो पंडित बोलते हैं कि हम तो रिश्ता लेकर आए हैं। जैसे ही पंडित बोलते हैं हम रिश्ता लेकर आए हैं, राणा लाखा सोचता है कि ये तो मेरे लिए है अगर रिश्ता। तो राणा लाखा वहां पर हंसने लग जाता है और प्रजा सामने बैठी थी, प्रजा को बोलता है कि देखो मेरे बुढ़ापे में भी रिश्ते आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि पैर कब्र में है, दिल है कि मानता ही नहीं। उसके बाद में उसने कहा कि कोई बात नहीं, रिश्ता लेकर आए हो, बैठ जाओ तुम। उन पंडितों को फिर पता लगता है कि ये तो गलत बोल दिया अपन ने, ये तो राजा खुद ने समझ लिया कि हमारे लिए रिश्ता आया है। पंडित दोबारा बोलते हैं कि राजा जी सॉरी सॉरी सॉरी, हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आए हैं, हम तुम्हारे बेटे राणाचूड़ा है इसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और जैसे ही वो पंडित ऐसा बोलते हैं, प्रजा उस राजा के ऊपर हंसने लग जाती है कि देखो डोगरो है बुढ़ापा में। जब प्रजा उस पर हंसने लगती है, ये राणाचूड़ा वहीं पर बैठा था, ये राणाचूड़ा वहीं पर उन पंडितों को बोलता है कि जिसका भी तुम रिश्ता लेकर आए हो उससे विवाह करने की इच्छा मेरे पापा जी रखते हैं, और जिसका रिश्ता लेकर आए हो वो मेरे मां समान है, मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। पंडितों को मना कर देता है। राणाचूड़ा जब पंडितों को मना करता है, अब पंडित सोचते हैं कि यदि ऐसी घटना हो गई, अब वापस जाएंगे मारवाड़ और वापस जाकर मारवाड़ में राजा को बोलेंगे इस रावचूड़ा को कि इस प्रकार से हमारे तो गलती हो गई, तो वो कुटेगा हमारे, वो छोड़ेगा नहीं वैसे भी। तो पंडित वहीं पर बैठकर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इलाज निकाला जाए इसका, क्योंकि मारवाड़ के राजा रावचूड़ा की इच्छा थी कि मेरा जो दोइता है वो इस मेवाड़ का राजा बने। उसकी इच्छा यही थी, उसको ये जरूरी नहीं था कि किसके साथ में विवाह हो किसके साथ में नहीं हो। उसकी जो मेन इच्छा थी यही थी कि मेवाड़ का अगला राजा है वो मेरा दोइता बने। अब वहां पर वो पंडित क्या करते हैं, इस राणाचूड़ा को बोलते हैं कि राणाचूड़ा कोई बात नहीं है, हम शादी कर देंगे तुम्हारे पिता के साथ में, लेकिन तुम्हारे को भी हमारे साथ में एक समझौता करना पड़ेगा, हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अब इसने कह दिया था पहले ही कि मेरे पिताजी शादी करने की इच्छा रखते हैं, उसके उनके साथ में शादी करो तो ठीक है, नहीं करो तो अपना नारियल वापस ले जाओ। जब इसने कह दिया था तो वो पंडित बोलते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त आपको माननी पड़ेगी। राणाचूड़ा बोलता है कि कोई बात नहीं है, मान लेंगे शर्त। पंडित बोलते हैं कि तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा कि मेवाड़ के अगले राजा तुम नहीं बनोगे। जो जिसके साथ में हम विवाह कर रहे हैं, हंसाबाई के साथ में विवाह कर रहे हैं इस राणा लाखा का, इस हंसाबाई से उत्पन्न संतान को यदि मेवाड़ का अगला राजा बनाओ तब तो हम शादी कर दें तुम्हारे पिता के साथ में, अन्यथा नहीं करेंगे। अब राणाचूड़ा वहां पर फंस गया क्योंकि इसने कह दिया था कि मेरे पिताजी के साथ में शादी कर लो, शादी कर दो। अब ये भी मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा हूं, मैं ही राजा बनूंगा। उनकी बातों में फंस गया। इसने कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं इस मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, हंसाबाई से उत्पन्न संतान को मेवाड़ का अगला राजा बना दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर ली वहीं पर, और इसने प्रतिज्ञा की इस राणाचूड़ा ने, इसी वजह से मेवाड़ का भीष्म पिता बोलते हैं इसको। मेवाड़ का भीष्म किसे बोलते हैं?
राणा चूड़ाको। इसी वजह से बोलते हैं कि इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, हंसाबाई से उत्पन्न संतान को मेवाड़ का अगला राजा बनाऊंगा। अब बुढ़ापे के अंदर इस राणा लाखा के बेटा होता है जिसका नाम था मोकल। जिसका नाम क्या था? मोकल। ठीक है, हाँ, अनमेल विवाद। इसके बाद में देखो, यहां पर मोकल के जन्म होने के बाद में 1-2 साल का ही था और इधर टपक गए राणा लाखा। बुढ़ापे में तो विवाह हुआ था इसका, इनकी फाइल सल्ट गई। अब इनकी फाइल जब सल्ट गई तो पहले से एग्रीमेंट साइन हो रखा था कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान को अगला राजा बनाया जाएगा। अब 1-2 साल का राजा कैसे बनेगा? 1-2 साल का राजा थोड़ी बन सकता है। लेकिन उसको राज सिंहासन पर बिठाया जाता है, उसका संरक्षक बनाया जाता है, उसका गार्जियंस बनाया जाता है। सबसे पहले तो गार्जियंस बनाते हैं राणा चूड़ा को। किसको गार्जियंस बनाते हैं? राणा चूड़ा को, कि तुम इसकी सुरक्षा करोगे, इसके साथ साथ में पूरा राजपाट संभालोगे। राजगद्दी पर ये बैठा रहेगा मोकल, लेकिन पूरा जो संभालने का कार्य है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये कुछ दिन तक तो क्या करता है, राजपाट वहां पर संभालता है, लेकिन पूरा कार्य है वो यही देखता था। अरे ये तो छोटा था मोकल, तो जब पूरा कार्य यही देखता था, इस हंसाबाई को इसके ऊपर शक हो गया। हंसाबाई इसको बोलती है राणा चूड़ा को कि तुम यहां से निकल जाओ। इसके ऊपर डाउट करती है, और जब डाउट करती है तो ये राणा चूड़ा है, ये हंसाबाई को जाकर बोलता है कि मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? और मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं यहां से चला जाऊंगा मेवाड़ छोड़कर, क्योंकि मैंने तो पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं राजा नहीं बनूंगा, तुम्हारे बेटे को ही राजा बनाऊंगा। तो उस समय उस हंसाबाई ने कहा कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं है, पता नहीं तुम ही राजपाट संभाल रहे हो, तुम ही राजा बन जाओ कल को, मेरा बेटा तो छोटा है अभी। तो ये राणा चूड़ा इनकी बातें सुनकर यहां से इस मेवाड़ से रूट कर चला जाता है मालवा की तरफ, और मालवा की तरफ जाकर वहां के राजा थे जिनका नाम था होसंग शाह, उसके पास में जाकर नौकरी करने लग जाता है। खूब दिनों तक वहीं रहता है। फिर इधर हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है, अब कोई तो चाहिए संभालने वाला। हंसाबाई का भाई था जिसका नाम था रणमल। हंसाबाई के भाई का नाम क्या था? रणमल। ये रणमल पूरे मेवाड़ को संभालता है। रणमल जब मेवाड़ को पूरे को संभालता है, संभालते संभालते इसकी नीयत में खोट हो गई कि अब तो पूरा राजपाट मैं ही संभालूं, मैं ही राजा बनूं। ठीक है, इसके नियत में खोट कब हुई? इसके नियत में खोट हुई कुंभा जब राजा बना तब। ठीक है, ये कहा जाता है कि इधर मोकल है, ये मोकल कुछ दिनों तक रणमल इनका संरक्षक रहता है। मोकल बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में रणमल वापस मारवाड़ चला जाता है, ये राजपाट संभालता है। एक बार क्या होता है, ये सेना लेकर जाता है युद्ध करने के लिए, और जब युद्ध करने के लिए सेना लेकर जाता है तो राजसमंद के अंदर कैंप लगाकर बैठा था। जीलवाड़ा स्थान है राजसमंद में, वहां पर एक तरफ सेना लगी हुई थी, और इसी के सैनिक क्या करते हैं, इसी को टपका देते हैं। इसी की सेना के सैनिक थे जिनका नाम था चाचा, मेरा, महपा, पवार और रेका, वो इसको टपका देते हैं मोकल को। और जब मोकल को मारते हैं, ये कहा जाता है कि कुंभा है, ये भी मोकल के साथ में गया हुआ था, छोटा ही था, बच्चा ही था छोटा कुंभा, 2-4 साल का ही, लेकिन युद्ध देखने के लिए गया हुआ था। जैसे ही खुद के सैनिक, मोकल के खुद के सैनिक चाचा, मेरा, महपा, पवार और रेका मोकल को मारते हैं, कुंभा वहां से देखकर भागता है, चपले हाथ में लेकर भागता है और सीधा आता है दादी के पास में। कुंभा की दादी कौन थी? हंसाबाई। दादी के पास में आकर बोलता है कि दादी दादी, पापा जी को तो सल्टा दिया आज, और अपने वाले उन्होंने सलटा दिया, वहां पर तो खुद के सैनिक गए थे, वही सल्टाकर आ गए। कुंभा वहां पर अपनी दादी के पास में रुकता है। अब कालांतर में मोकल की मृत्यु हो गई, कुंभा फिर छोटा है, तो हंसाबाई वापस अपने भाई को बुलाती है, रणमल को, कि तुम आओ और इसकी सुरक्षा करो, इसका संरक्षक बनो। रणमल आता है, कुंभा का संरक्षक बनता है, गार्जियंस बनता है, राजपाट संभालता है। लेकिन रणमल की नियत में खोट हो जाती है। रणमल सोचता है कि अब इतने दिन तो राजपाट संभाल लिया, अब कुंभा को मारकर यहां का राजा बन जाते हैं। और जैसे ही वो प्लानिंग तैयार करता है, ये कहा जाता है कि ये जो रणमल है, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था भारमली। जिसका नाम क्या था? भारमली। ये अपनी उस प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है और उसको जाकर बोलता है कि थोड़े दिन की बात है भारमली, थोड़े दिन बाद में तुझे यहाँ की रानी बना दूंगा मैं। और जैसे ही उसको बोलता है, भारमली को इस रणमल से तो प्रेम था, लेकिन अपने देश से ज्यादा प्रेम था। भारमली उसकी बात सुनती है। रणमल की बात सुनकर वहां से जैसे रणमल वापस आता है, भारमली जाती है, जाकर हंसाबाई को बोलती है कि हंसाबाई, तुम्हारा भाई है रणमल है, इसकी नियत में खोट है, ये तुम्हारे पोते को सल्टाएगा और मेवाड़ का राजा बनेगा। उसके बाद में उसने कहा हंसाबाई ने कि तुम हमारे बीच में, दोनों के बीच में, भाई बहन के बीच में फूट करना चाहती है,
मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। भारमली बोलती है कि स्क्रीनशॉट पड़े इंस्टाग्राम पे, उसने बोला है मुझे, और फिर भी मेरी गलती हो तो आप मुझे जो सजा दो वो लेने के लिए तैयार हूं। अब वहां पर देखो, उस हंसाबाई को थोड़ा थोड़ा पहले से उस पर शक था। ये कहा जाता है कि इस राणाचूड़ा का एक छोटा भाई था राघव देव, उस राघव देव को मार दिया था उस रणमल ने। तो हंसाबाई को पहले से उस पर डाउट था थोड़ा थोड़ा कि इसके नियत में खोट तो है। अब भारमली ने उसको सही कर दिया कि हाँ नियत में खोट है। हंसाबाई क्या करती है, वापस चिट्ठी लिखकर भेजती है, राणाचूड़ा को बुलाती है, राणाचूड़ा को चिट्ठी लिखकर भेजती है कि अब वापस आ जाओ तुम। घर में लड़ाई किसके नहीं होती है, घर में 5 बर्तन होते हैं वो बजते ही हैं सबके, लड़ाई किसके नहीं होती है, घर में सबके होती है, तुम वापस आ जाओ। तो राणाचूड़ा भी वहां पर दुखी थे, दूसरे के नौकरी करते करते। राणाचूड़ा वहां से वापस आ जाते हैं और वापस आकर कुंभा और राणाचूड़ा दोनों के दोनों राजपाट चलाते हैं। सबसे पहले तो वहां पर बोलते हैं राणाचूड़ा आकर उस भारमली को कि भारमली तूने इंफॉर्मेशन दे दी उसके लिए थैंक यू, अब थोड़ा सा एक काम और कर दे, जब भी ये तेरे पास में आए इसको दारू पिलाकर टल्ली कर देना, मैं सेना भेज दूंगा और इसकी जो फाइल है वो सल्टा देंगे वहीं पर। भारमली बोलती है कि कोई बात नहीं है। एक दिन रणवल क्या होता है, उसके साथ उसके पास में जाता है मिलने के लिए, भारमली के पास में जैसे ही जाता है बाहर से पीक पाकर जाता है, वहां पर जाता है तो भारमली बोलती है कि क्या रोज रोज बाहर से ही पीकर आ जाते हो, कभी मेरे साथ में भी पैक लगाया करो। और उसको वहां पर दारू पिलाती है, उसको बोलती है ये पैक मेरे नाम का, ठीक है, ये मेरे प्यार का नाम का, इस प्रकार से उसको पिलाती है और उसको पिलाकर टल्ली कर देती है। और जब देखो दारू होती है नशा दिखाती है अपना, दारू अपना नशा दिखाती है, तो उस रणमल को दारू ज्यादा पिला दी जाती है, उसके जब दारू चढ़ जाती है उसके बाद में ये कहा जाता है कि राणाचूड़ा के कुंभा के सैनिक जाते हैं और जाकर उसको मार देते हैं। तो ये भी पूछते हैं कि रणमल को किसके सहयोग से मारा, अरे रणमल को किसके सहयोग से मारा था, भारमली के सहयोग से, ठीक है। और वहां पर उसको मारने के बाद में ये कहा जाता है, इस रणमल का बेटा था जोधा, रणमल के बेटे का नाम क्या था, जोधा। तो जोधा भी वहीं पर बैठा हुआ था, संगीत सुन रहा था। जैसे ही रणमल को मारा जाता है वो संगीतकार उस जोधा को बोलता है कि जोधा भाग सके तो भाग, था रणमल मरी हो जाए, कि जोधा तू भाग सके तो भाग ले, तेरा जो रणमल है वो तो मारा गया यहाँ पर। जोधा वहां से चपले हाथ में लेकर हुसैन बोल्ट बन जाता है, भागता है वहां से। और भागकर देखो जोधपुर नहीं जाता है वो, जोधपुर से आगे जाता है बीकानेर, और बीकानेर में जाकर काहुनी गांव में शरण लेता है। पीछे से कुंभा जाते हैं और कुंभा जाकर मारवाड़ के राठौड़ थे, उनकी राजधानी थी मंडोर, उनकी राजधानी कौन सी थी, मंडोर, उस पर अधिकार कर लेते हैं। कुंभा बोलते हैं कि खूब खूब दिन हो गए इसके बाप ने यहाँ पर मजे ले लिए मेवाड़ में, अब तो इनका क्षेत्र भी नहीं दूंगा मैं। और कुंभा मारवाड़ पर भी अधिकार कर लेता है, और उसको अधिकार करने के बाद में ये कहा जाता है कि उनके बीच में संधि करवाई जाती है, संधि को बोलते हैं आवल बावल की संधि, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ के बीच में संधि होती है। तो ये थे कुंभा। अब देखो कुंभा ने सबसे पहले कौन सा युद्ध किया था, लिखो कुंभा के युद्ध। अधिकतर देखो, अधिकतर जो ग्रंथ है, इतिहास कहां से पढ़ाया जाता है, इतिहास की जो पुराने ग्रंथ हैं, इतिहास की पुरानी किताबें हैं उनसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसा सोर्स नहीं है, ऐसा सोर्स कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि इसका जन्म 1823 इसमें 1423 के अंदर हुआ था। इसके जन्म के जो सोर्सेज मिलते हैं वो सारे के सारे 1403 के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इसको क्या हुआ, 17 भी नहीं मिलता है। देखो इसके जन्म की डेट यदि आपको मिलती है कहीं पर गाइड में तो वो अलग अलग ही मिलती है। देखो ज्यादातर जो सत्य है वो 1403 है, इस पर आप तो कोई डाउट मत रखना, यदि कोई डाउट रखो तो तुम फिर अपने अनुसार रखना, ये कहीं कहीं पर नहीं है, फिक्स नहीं है कोई भी। देखो इतिहास है तो इतिहास का मतलब बीता हुआ है, वो तो कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स मिलेंगे, उन्हीं से तो लिखवाया जाता है, उन्हीं से तो पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके जन्म की डेट आपको याद रखनी है 1403, इसके अलावा डेट याद नहीं रखनी है, ठीक है। और राजा मैंने लिखवा दिया ना 1433 से लेकर 68 के बीच में। अब देखो यहां पर कुंभा के द्वारा किए गए युद्ध, सबसे पहले लिखो कुंभा के युद्ध,
कुंभा के युद्ध, कुंभा के युद्ध, ठीक है। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां लिख लो, कुंभा के युद्ध लिख लो। कुंभा के युद्ध, सबसे पहले कुंभा युद्ध करता है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर स्थान है मध्य प्रदेश में, सारंगपुर स्थान कहां पर है, मध्य प्रदेश में। युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। अब 23 के अंदर युद्ध करे, वहां पर उसका जन्म करेगा, तो 37 के अंदर युद्ध जीत कर थोड़ी आ सकता है। युद्ध जीत कर आता है सारंगपुर का, और युद्ध जीतने के बाद में उस जीत की याद में उसने विजय स्तंभ बनवाया था, विक्ट्री टावर बनवाया था, ठीक है, जीत की याद में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। अब देखो ये युद्ध किस किस के बीच में होता है। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये मालवा का राजा था, कहां का राजा था, मालवा का, वर्सेज कुंभा। इस युद्ध के अंदर जीत होती है कुंभा की, विजय किसकी होती है, कुंभा की। अब देखो बिना कारण तो तुम किसी की पिटाई करते नहीं हो, करते हो ना तुम, या तुम्हारी कोई पिटाई करता है तो बिना कारण तो नहीं होती है, कोई ना कोई गलती करते हो। तो कुंभा ने इस मोहम्मद खिलजी जो फर्स्ट है इसके साथ में युद्ध क्यों किया, इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था, देखो महाराणा कुंभा है, इनके पिता का नाम था मोकल, पिता का नाम क्या था, मोकल। और इसके पिता मोकल की हत्या करने वाले जो लोग थे, चाचा मेरा, महपा पंवार और रेखा, वो सारे के सारे जाकर किसके पास में रहने लग जाते हैं, मोहम्मद खिलजी के पास में, इसके पास में जाकर शरण ले लेते हैं। कुंभा जैसे ही राजा बनता है, राजा बनने के बाद में चिट्ठी लिखकर भेजता है मोहम्मद खिलजी को कि मोहम्मद खिलजी मेरे बाप के हथियारे तेरे पास में है, उनको मुझे सौंप दे। तो मोहम्मद खिलजी ने चिट्ठी लिखकर वापस रिप्लाई दिया कि मैं इनको वापस नहीं सौंपूंगा, मैंने तो इनको शरण दे दी तो इनकी रक्षा करूंगा। कुंभा बोलता है दोबारा चिट्ठी लिखकर कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट मान जा बात मेरी, नहीं तो पिटेगा तू, कुटेगा मेरे से। उसके बाद में मोहम्मद खिलजी फर्स्ट बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तुम भी बोलते हो ना ऐसे, नहीं बोलते हो, ठीक है। तो वहां पर जैसे ही मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है, ये पिता के हथियारों को वापस सौंपने से जब मना करता है, मना करने के बाद में वहां पर कुंभा क्या करता है, इस मोहम्मद खिलजी से युद्ध करता है, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर, इस सारंगपुर के युद्ध के अंदर जीत किसकी हो जाती है, कुंभा की। और कुंभा जीतकर किसका निर्माण करवाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो युद्ध लिख लो, सारंगपुर का युद्ध 1437, मोहम्मद खिलजी कुंभा के बीच में। मोहम्मद खिलजी मालवा के थे। युद्ध का कारण आगे लिख लेना इसमें। लिख लिया युद्ध, इसमें लिखो युद्ध का कारण, लिखो युद्ध का कारण, युद्ध का कारण। युद्ध का कारण लिखो, मालवा के राजा मोहम्मद खिलजी ने मालवा के राजा मोहम्मद खिलजी ने मोहम्मद खिलजी ने कुंभा के पिता मोकल की हत्या करने वाले चाचा मेरा, महपा पंवार महपा पंवार व एका को शरण दी। इसी शरण देने के कारण यहां पर युद्ध हो जाता है, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय की याद में करवाया था, कौन से युद्ध की जीत की याद में करवाया था? सारंगपुर युद्ध। ठीक है, लिखो लास्ट में पॉइंट लगाकर, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीत की याद में, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीत की याद में, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, बाकी ये जो विजय स्तंभ है ये कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उसके अंदर विजय स्तंभ का पूरी चर्चा करेंगे, कितने मंजिल का है, ठीक है, कब से कब तक निर्माण हुआ था, 1440 से लेकर 48 के बीच में निर्माण हुआ था। ठीक है, उसमें देखो क्या हुआ, नापा, पोमा, पुंजा, इस प्रकार से उसके वास्तुकार थे, इंजीनियर थे। ठीक है, वहीं पर प्रशस्ति लगी हुई है। 2-4 जो संस्थान है उनका प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, राजस्थान पुलिस है, वन विभाग है, जेके सीमेंट है, अभिनव भारत जो संगठन है उसका ये प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में कौन सी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, कितनी मंजिलों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पूरी चर्चा है, वो इसमें निर्माण कार्य में करेंगे। इसके बाद में देखो सारंगपुर युद्ध के बाद में महाराणा कुंभा और जो मारवाड़ के राजा है जोधा, उनके बीच में एक संधि होती है, उसको बोलते हैं अवल बावल की संधि। संधि का नाम क्या है? अवल बावल की संधि। तो लिखो अवल बावल की संधि। अवल बावल की संधि 1453 ईस्वी के अंदर यह संधि होती है। 1453 ईस्वी में संधि होती है। जोधा मारवाड़ प्लस कुंभा मेवाड़, इन दोनों के बीच में ये संधि होती है। ठीक है, अब देखो जब यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो रणमल था वो रणमल वहां पर मारा गया, भारमली के सहयोग से उसको मार दिया कुंभा ने। उसके बाद में उसका जोधा जो बेटा था वो यहां से भागता अपनी जान बचाकर, और यहां से भागकर बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। कौन से गांव में शरण लेता है? बीकानेर के काहुनी गांव में। अब वहां पर जोधा अपना मंडोर जो राजधानी है, मारवाड़ के राठौड़ों की जो राजधानी है मंडोर, उसको वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब पहली बार जाता है वहां पर काहुनी गांव में जाकर रुक जाता है। काहुनी गांव बीकानेर के अंदर, इनकी राजधानी थी यहां पर मंडोर। अब इस राजधानी पर अधिकार कुंभा का था। राजधानी पर अधिकार किसका था? कुंभा का। जोधा यहां से आए, इस मंडोर पर आक्रमण करे, सेना लेकर आए, मंडोर पर आक्रमण करे, हार कर वापस चला जाए, गांवों के अंदर वापस चला जाए। इस प्रकार से घटना चलती रही। 1-2 साल तक युद्ध करता रहे, हार जाए, फिर वापस चला जाए। एक दिन क्या होता है, जोधा घायल अवस्था के अंदर, अपने घोड़े पर घायल अवस्था के अंदर एक किसान के खेत की तरफ जाता है। युद्ध हारने के बाद में यहां से जोधा वापस जा रहा था, उस समय एक किसान के खेत के पास में जाकर उसका घोड़ा रुक जाता है। एक किसान के घर के पास में जाकर उसका घोड़ा रुक जाता है, और जोधा वहां पर उस घोड़े पर मूर्छित अवस्था में नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है, उस किसान के घर में और तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी जो घरवाली थी किसान के, वो आती है, जोधा को वहां से उठाती है, उठाकर उसको पानी वगैरह पिलाती है। उसको जब होश होता है, होश होने के बाद में जोधा वहां से वापस जाने के लिए रवाना होता है, बोलता है कि मैं तो जा रहा हूं। तो वो जो महिला थी वो जोधा को बोलती है कि मारवाड़ है, देखो मारवाड़ में वैसे भी कोई आ जाता है तो उसको खाना खिलाकर भेजते हैं। तो वहां पर वो महिला बोलती कि कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना। तो जोधा खूब दिनों से भूखा था, अरे कौन सा राजमहलों में बैठा था वो, उसको तो खुद को भूख लग रही थी, कोई पूछे तो सही। जोधा उस महिला को बोलता है कि कोई बात नहीं, खाना तो लियो। वो महिला वहां पर खाना लेकर आती है, और मारवाड़ में खाने के लिए क्या होता है? खिचड़ा। अरे मारवाड़ में खाने के लिए क्या होता है? खिचड़ा। महिला खिचड़ा लेकर आती है, और खिचड़े में बीच में घी डाल रखा था उस महिला ने। जैसे ही उस जोधा को खूब दिनों से तो खाना मिला, जोधा वहां पर उस खिचड़े में घी पर हाथ लगाता है। पहले ही जैसे ही घी पर हाथ लगाता है, उसका हाथ जल जाता है। उस महिला को यह पता नहीं था कि ये जोधा है। वो महिला उसको बोलती है कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। वो खुद जोधा था वहां पर।
अब उसको पता नहीं था। अब उस जोधा ने कहा उस महिला से कि माई जोधा मूर्ख कैसे है ये तो बता। तो वहां पर उस महिला ने कहा कि जोधा है वो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर डायरेक्ट आक्रमण करता है, और डायरेक्ट आक्रमण जब करेगा वहां तो सेना ज्यादा रहेगी, हार कर वापस आ जाता है मूर्ख। उसके बाद में उस महिला ने कहा कि तू खिचड़ा खा रहा है, ये जो घी है ये बीच में है, डायरेक्ट इस पर आक्रमण क्यों कर रहा है, डायरेक्ट इसको क्यों खा रहा है। इस खिचड़े को पहले साइड से खा, साइड से ठंडा रहता है, और फिर बीच में पहुंच तू। वहां से उस जोधा ने दो शिक्षा ली, एक तो मंडोर कैसे जीतना है, एक खिचड़ा कैसे खाना है। फिर जोधा वहां से उस माई से शिक्षा लेता है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि ये जोधा है ये इस मंडोर के आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी गांवों पर अपना अधिकार कर लेता है। सब गांवों पर जब अधिकार हो जाता है, उसके बाद में इस जोधा ने अपनी बुआ के पास में, इसकी बुआ कौन थी, हंसाबाई, हंसाबाई के पास में मैसेज लिखकर, चिट्ठी लिखकर भेजता है जोधा कि मैंने पूरे गांव जीत लिया आसपास के, अब केवल मंडोर राजधानी बची है। तो बुआ जी अपना पहले से रिश्ता चल रहा है, रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो, मेरे बाप ने गलती की थी तो मेरा बाप भुगत लिया। इस जोधा ने कहा कि मेरे बाप ने गलती की थी, रणमल ने गलती की थी, उसने मेवाड़ पर राज स्थापित करने का प्रयास किया था तो वो उसने भुगत लिया, उसकी सजा उसको मिल गई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, बुआ जी संधि करवा दे। तो हंसाबाई भी फिर कुंभा को बोलती है कि कुंभा लड़ाई के चक्कर में मैंने मेरा भाई को दिया, अब मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो, फालतू में खून खराबा हो, तो तुम संधि कर लो इसके साथ में। जब कुंभा बोलता है वहां पर, हंसाबाई बोलती है कुंभा को, तो कुंभा वहां पर बोल देता है कि कोई बात नहीं, करवा दो संधि, दादी तुमने बोल दिया तो सब सही है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि वहां पर जो सीमा थी उसका निर्धारण किया जाता है। फिर जो राव जोधा है उसको मंडोर वापस दे दिया जाता है कि तुम मंडोर वापस ले लो। मंडोर वापस देने के बाद में इनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। यहां पर मेवाड़ है, अरे एक तरफ मेवाड़ है एक तरफ मारवाड़ है, और मारवाड़ की राजधानी कौन सी है, मंडोर। इनकी सीमा का निर्धारण किया गया, आवल और बावल। आवल का मतलब है मेवाड़ की हरी भरी झाड़ियां, और बावल का मतलब है मारवाड़ के जो कंटीले बौड़े होते हैं, अरे मारवाड़ में कंटीले बौड़े होते हैं उनको बोलते हैं बावल, ठीक है, और मेवाड़ की हरी भरी झाड़ियों को बोलते हैं आवल। तो सीमा का निर्धारण किया गया कि बीच में स्थान है सोजतपाली। स्थान कौन सा है, सोजतपाली। कि आज के बाद में हंसाबाई बोलती है कि तुम दोनों लड़ाई नहीं करोगे। सोजतपाली है, इस सोजतपाली से उत्तर का जो भाग है वो तो जोधा का है, और सोजतपाली से दक्षिण का जो भाग है वो बोलती है कि ये कुंभा तेरा है, आज के बाद में लड़ाई नहीं करोगे, बंद करो लड़ाई तुम्हारी, ठीक है। तो वहां पर हंसाबाई जो संधि करवाती है उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। संधि का नाम क्या है, आवल बावल की संधि। कब होती है संधि की डेट भी पूछी हुई एग्जाम में। आवल बावल की संधि किस किस के बीच में हुई, जोधा और रियासत पूछ लेते हैं कि आवल बावल की संधि कौन कौन सी रियासत के बीच में हुई, मारवाड़ और मेवाड़, ठीक है। आवल बावल की संधि है वो किसकी मध्यस्थता में हुई, हंसाबाई की मध्यस्थता में। किसने एक संधि करवाई थी, ये हंसाबाई ने। तो लिखो आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कुंभा व जोधा के मध्य, आवल बावल की संधि कुंभा व जोधा के मध्य हंसाबाई की मध्यस्थता में की गई। हंसाबाई की मध्यस्थता में की गई, ठीक है। यहां लिख लेना आवल और यहां लिख लेना बावल। कोई पूछ ले तुम्हें कि आवल क्या है बावल क्या है, तो बोल देना कि आवल है मेवाड़ की हरी भरी झाड़ी है, और बावल का मतलब बौड़े हैं मारवाड़ के, मारवाड़ में बौड़े मिलते हैं कंटीले, ठीक है। अब देखो संधि होती है, संधि के अंदर सीमा कहां बनाई जाती है, सोजतपाली को। अरे कहां की सीमा बनाई जाती है, सोजतपाली को। तो लिखो सोजतपाली को, सोजतपाली को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजतपाली को मेवाड़ व मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया।
ठीक है, जैसे ही संधि होती है, संधि होने के बाद में मंडोर जोधपुर वापस जोधा को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया जाता है? जोधा को। तो लिखो पॉइंट लगाकर, संधि के बाद मंडोर जोधपुर, संधि के बाद मंडोर जोधपुर संधि के बाद मंडोर जोधपुर जोधा को सौंपा गया। वापस इसको सौंप दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर पहले भी इनके पारिवारिक संबंध थे, हंसाबाई की शादी हो रखी थी मेवाड़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि जब संधि होती है उस समय दोबारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जोधा की बेटी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर। जोधा की बेटी का नाम क्या था? श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर की शादी होती है, इस कुंभा का बेटा था जिसका नाम था राइमल। कुंभा के बेटे का नाम क्या था? राइमल। उस राइमल के साथ में शादी होती है। ठीक है, तो संधि के बाद में जोधा अपनी बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बेटे राइमल के साथ में करता है। ठीक है, लिखो पॉइंट लगाकर, संधि के बाद संधि के बाद जोधा अपनी बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बेटे राइमल से किया। ठीक है, अब वापस राज्यबाजी हो गए सब। इसके बाद में देखो कुंभा को हराने के लिए दो राजा मिलकर एक संधि करते हैं, उसको बोलते हैं चंपानेरी की संधि। संधि का नाम क्या है? चंपानेरी की संधि। कुंभा को हराने के लिए एक गुजरात का राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। एक मालवा का राजा था जिसका नाम था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट तो सारंगपुर युद्ध में हारा हुआ था, अपना वो हार का बदला लेना चाहता है। अरे पहले सारंगपुर के युद्ध में मालवा का राजा मोहम्मद खिलजी हार जाता है, तो हारने के बाद में अपनी उस हार का बदला लेना चाहता है, और उस हार के बदले लेने के लिए ही वहां पर क्या करते हैं? संधि करते हैं। ठीक है, बाकी चंपानेरी की संधि है। इसके अलावा फिर जो संधि होने के बाद में बदला लेने के लिए जब आते हैं तो युद्ध करते हैं, उस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? बदनौर का युद्ध। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कुंभा पूरा नहीं होगा, कम से कम 2-3 क्लास और चाहिए कुंभा में। ठीक है।